हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव बंसल विद यू ऑल अगेन। जैसा कि हम लोग का 11th और 12th क्लास का लेक्चर सीरीज चल रहा है फिजिक्स का एज वेल एज बायोलॉजी का। आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं 10th आईसीएससी एज वेल एज सीबीएसई का लेक्चर सीरीज बायोलॉजी का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ बुक रीडिंग करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बुक रीडिंग ही सबसे मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी टॉपिक को क्लियर समझने के लिए। तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम आईसीएससी के सिलेबस की बात करते हैं, जो हमारा आईसीएससी बोर्ड दैट इज सेंट मैरीज एज वेल एज सेंट पीटर्स स्कूल जो है हमारे, उनका जो सारा का सारा सिलेबस है वो लगभग 15-16 चैप्टर्स हैं इन द केस ऑफ बायोलॉजी। जो आज हम लोग पहला चैप्टर जो दे रखा है हमें बुक में, वो सिर्फ रिवीजन के लिए है, जो 9th क्लास से रिलेट करता है, जिसमें सिर्फ सेल्स के बारे में बता रखा है। सेल्स कैसे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी टू बिगिन विद। उसके साथ शुरू करना हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ 9th क्लास का एक रिवीजन है और वो ही सिर्फ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ इसके बारे में ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है। ये बहुत सारी चीजें आपको 12th में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये लेक्चर किसी 12th के बच्चे के लिए भी ऐसा ही बेनिफिशियल होगा जैसे कि 10th क्लास के बच्चे के लिए होने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि 10th क्लास की बात है, आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 12th का लेक्चर होता तो आपको ज्यादा बेसिक्स नहीं बताया जाता, आपको बिल्कुल बेस से लाया जा रहा है कि क्या कंसेप्ट होता है, क्या सेल के बारे में हम लोग जो जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो मेन चीज जानने वाले हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन अराइज आपके दिमाग में सिर्फ एक ही हो रहा होगा, व्हाट इज क्रोमोसोम। वैसे तो काफी लोग घर पे स्टडी भी कर रहे होंगे, बट अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम अगर मैं बिल्कुल बेस से बताना चाहूं तो सबसे बिल्कुल स्टार्टअप से लेते हैं। मैंने आपसे कहा दिस इज अ सेल, ये एक छोटा सा सेल है और सेल के अंदर एक मेन पार्ट जो होता है दैट इज न्यूक्लियस। इस मेन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि एवरी इंडिविजुअल, whether it is a single celled organism or it is a multicellular organism, it is made up of a cell। किसी भी लिविंग चीज को अगर हमने माना है तो हमने सिर्फ यही माना है कि वो सेल से बना है, कि जो चीज सेल से नहीं बनी है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि सेल को ही हमने लाइफ के फॉर्म में डिफाइन किया है कि सेल इज लाइफ। तो बेसिक से मैं अगर बात आपसे बताता हूं कि ये सेल है और ये सेल का मेन पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और आपने ये भी जाना होगा इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। देखिए सेल क्या होता है, सेल की क्वालिटी होती है इट डिवाइड्स। सेल की क्वालिटी होती है इट डिवाइड्स एंड प्रोसीड्स फर्दर। वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आगे की तरफ डिवाइड हो रहा है और अपने आप से और ज्यादा बना रहा है। डेड भी होता है, वो कंडीशन अलग है, बट यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि अपने आप से और सेल्स का प्रोडक्शन कराना। तो इसका मतलब अगर ये सेल से दो सेल्स बन रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो इसका मतलब सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस सेल का इन दोनों सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए एंड डीएनए। तो दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक होता है आपका आरएनए और एक होता है डीएनए। अगर हम आरएनए या डीएनए की बात करते हैं, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में जानेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जानना है कि आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड and DNA stands for deoxyribonucleic acid। ये दोनों टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, बट अगर ज्यादातर जो पाया जाता है दैट इज डीएनए एंड आरएनए इन द केस ऑफ सम वायरसेस। जो कुछ वायरसेस वगैरह होते हैं उनके केस में हमें राइबोन्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है। क्लियर, तो ये बेसिक सी बात हो गई। अगर मैं आप स्टार्ट करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर को लेंगे, उसके बाद ही हम डीएनए के स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बुक में पहले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बारे में बता रखा है, बट पहले क्लियर हो जाना जरूरी है डीएनए क्या है, तब एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रोमोसोम क्या है। उसमें फिर ज्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली है। तो पहले हम डीएनए को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्रोमोसोम आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अभी मैंने आपके सामने लिखा है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं आपसे बेसिक एक बात बताऊं तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि डीएनए इज नॉट सोलिली फॉर्म इन द न्यूक्लियस, कि अकेला डीएनए ही न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ये पैक्ड फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक सेल की बात करता हूं तो एक सेल में लगभग 2.2 मीटर का डीएनए होता है। एक सेल में लगभग, एक सिंगल सेल में आप नेकेड आई से एक सिंगल सेल को नहीं देख सकते हैं, बट अगर आप डीएनए की लेंथ की बात करें तो लगभग 2.2 मीटर, आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी लेंथ है। तो इस डीएनए की पैकेजिंग हो गई ही इसके अंदर फिट हो रखा है। जबकि न्यूक्लियस के सेल की बात करते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो सिर्फ 6 माइक्रोमीटर होता है। अगर एक न्यूक्लियस का साइज की बात कर रहे हैं तो 6 माइक्रोमीटर, तो कहां तो 6 माइक्रोमीटर और कहां पर 2.2 मीटर। तो इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती है ये इस न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए। क्लियर? तो अगर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी लाइन यहां पर लिख रहा हूं, इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि जो डीएनए है वो चेन है किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। वैसे तो डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको 12th क्लास में आना पड़ेगा, बट यहाँ पर भी हम छोटा छोटा आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता रहे हैं। दैट इज इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों बोला गया है? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का। ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो ये दोनों स्ट्रैंड को अगर हम अभी यहाँ पर खोल दें तो ये जो एक सिंगल यूनिट है इसकी, अगर एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे यहाँ पर समझिए, मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपस में बॉन्ड बनाकर एक पूरी चेन बना रहे हैं और यही चेन आपको दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ दिस हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ डीएनए। तो मैंने कहा दिस इज अ सिंगल चेन एंड इट इज हैविंग दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ये 12th क्लास का कांसेप्ट है, छोटा सा मैं आपको बता दूं फिर भी। बट अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, छोटी सी बात आपको ये समझ में आ गई है कि जो डीएनए है ये किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। मतलब ये है कहने का कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इट इज अगेन कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूं तो वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों के तीनों कंपोनेंट मिलकर आपका एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। इसमें से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दें तो एक नया स्ट्रक्चर ये दोनों मिलकर बनाएंगे, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। कौन बनाएगा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और जैसे ही उसमें फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो वो स्ट्रक्चर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के कौन सी चेन बना रहे हैं? दैट इज ऑफ डीएनए। किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं? डीएनए का। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, दैट इज द क्रेडिट गोज टू रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की मदद से रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में लगभग डीएनए के स्ट्रक्चर को बता दिया था। बट अगर हम इसी स्ट्रक्चर की पूरी कंप्लीट नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ये बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में जानेंगे आप कि सबसे पहले तो इसने इसको पूरा स्ट्रक्चर को बता दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की मदद से। उसके बाद वॉटसन और क्रिक ने 1953 में ही
इस स्ट्रक्चर को दिया था और लगभग 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कौन सा प्राइज दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था किसको? वाटसन और क्रिक को। तो ये स्ट्रक्चर बताया था किसने? वाटसन क्रिक ने, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? डबल हेलिकल। ठीक है, ये जो हेलिक्स देख रहे हैं आप, एक स्ट्रैंड को यहाँ पर हेलिकल बोला गया। किसको बोला गया है? स्ट्रैंड को हेलिक्स बोला गया है। क्लियर? इसको बोला गया है स्ट्रैंड को हेलिक्स बोला गया है। तो ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हमारे सामने वर्क कर रहा है। कि अगर हमने कहा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो कैसा स्ट्रक्चर है, क्या कैरी कर रहा है अपने अंदर, कैसे बॉन्डिंग हो रही है। तो एक छोटी सी बात ये समझिए, मैंने आपसे कहा दिस इज द पेंटोज शुगर। ये कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर है। और ये इसका नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहीं से राइज होता है इसका 5th कार्बन। और ये हमने कौन सा बोला है? डीऑक्सी ग्रुप का पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है? डीऑक्सी ग्रुप का पेंटोज शुगर है। तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? मैंने आपसे कहा ये पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर है। इसके नंबर 1 कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आके चिपक जाता है। इसके नंबर 1 कार्बन पर कौन आके चिपक जाता है? नाइट्रोजनस बेस। और ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या? कि पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस कौन से बॉन्ड से चिपकता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और कौन सी पोजीशन पर कार्बन की? नंबर 1 पोजीशन पर कार्बन की। क्लियर? दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हेल्प्स इन जॉइनिंग नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोज शुगर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। जो मैंने अभी पीछे बताया कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड है। बट जैसे ही मैं इसको 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूं, इसके 5th कार्बन पर जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये जो आप सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये एक स्ट्रक्चर किसका है? पूरे न्यूक्लियोटाइड का है। अब आगे की बात अभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ रहे हैं और बॉन्डिंग बना रहे हैं आपस में। क्लियर? तो एक छोटी सी बात ये जानिएगा कि जब ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, तो इससे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो कौन से पॉइंट से जुड़ता है? इस पॉइंट से जुड़ता है, दैट इज 3' कार्बन। और 3' कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा आपका 5' कार्बन। और 5' कार्बन अभी हमने बताया था आपको किसका होगा? पेंटोज शुगर का होगा। 5' कार्बन किसका होगा? पेंटोज शुगर का होगा। और ये 5' कार्बन से कौन सा चीज होगी यहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका मतलब एक के फॉस्फेट ग्रुप से दूसरा जो जुड़ रहा है, दैट इज एट द पोजीशन ऑफ 5' कार्बन। किसकी पोजीशन से जुड़ रहा है? 5' कार्बन की पोजीशन से। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप फॉस्फेट ग्रुप का, जो किसके साथ हो रहा है? पेंटोज शुगर का, दिस इज नोन एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्लियर? कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन? जो ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ रहा है? पेंटोज शुगर के साथ। जो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ रहा है? पेंटोज शुगर के साथ। और एक पेंटोज शुगर का एंड दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो जुड़ रहा है, किसकी? दूसरे पेंटोज शुगर की ग्रुप के साथ। क्लियर? तो मैंने कहा ये 5' का आपका क्या हो जाता है? ये 5' हो गया हमारा। और इस पर P लगा हुआ है, तो P जो इससे बॉन्डिंग बना रहा है, दिस इज आल्सो अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। बट जब ये दो के बीच की बात आती है तो इसको हम बोल देते हैं फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। जब ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात चल रही है, तो एक न्यूक्लियोटाइड से जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, वो इस कंडीशन में आपका जुड़ रहा है। बट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस आपके पाए जाते हैं, दैट इज प्यूरिन्स एज वेल एज पायरिमिडिन्स। तो अगर प्यूरिन्स की बात करते हैं तो A एंड G, दैट इज एडेनाइन एंड गुआनाइन, ये हमारे 2 प्यूरिन होते हैं। और अगर पायरिमिडिन्स की बात करते हैं तो 3 पायरिमिडिन्स होते हैं, दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। These are the 3 pyrimidines। क्या होते हैं? हमारे 3 pyrimidine होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कहा इफ दिस इज अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस, तो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से जो बॉन्ड करेगा, वो याद रखना हमेशा एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से बॉन्ड करेगा। एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से बॉन्ड करेगा, दैट इज A always bonds with T and G always bonds with C।
क्लियर, कि जो ए है वो हमेशा टी से बॉन्डिंग करेगा और जी है हमेशा सी से बॉन्डिंग करेगा। क्लियर, तो ए और टी के बीच में जो बॉन्ड आप देख रहे हैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जी जब सी से बॉन्डिंग कर रहा है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप याद रखिएगा ए ऑलवेज बॉन्ड्स विद टी एंड जी ऑलवेज बॉन्ड्स विद सी। इसका मतलब है प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से ही बॉन्ड करेगा। बट अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में तो ये दोनों पाए जाते हैं। बट अगर हम किसकी बात कर रहे हैं आरएनए की, तो आरएनए में थायमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। क्लियर, इन द केस ऑफ डीएनए साइटोसिन एंड थायमिन, बट इन द केस ऑफ आरएनए यूरेसिल एंड साइटोसिन। क्लियर, ये बेसिक सी बातें हैं जो आपसे रिलेट कर रही है किससे? डीएनए के स्ट्रक्चर से। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए के स्ट्रक्चर की। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से भी आपको बताया जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि बेस बनना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सारी चीजें आपके आगे काम आने वाली है। क्लियर, तो ये बेसिक सा हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो डीएनए के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया है। जो चीज आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपको। बट स्ट्रक्चर ऑफ, जब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि एक सेल है, और जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए है वो लगभग 2.2 मीटर का है। क्लियर, तो आप एक छोटी सी बात समझिए कि इसके अंदर खाली डीएनए नहीं है, जो इसके अंदर डीएनए है वो सिर्फ 40% है और 60% क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। 60% क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज दैट प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? जो इस डीएनए की पैकेजिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है? पैकेजिंग में। क्योंकि अभी हमने कहा था कि डीएनए की लेंथ लगभग 2.2 मीटर और न्यूक्लियस इतना छोटा कि आपको नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, इवन अ सेल नहीं दिखता है आपको। तो इतनी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन यहाँ पर चाहिए होता है, जिसको हम बोल रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोल रहे हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो मैंने आपसे कहा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं 1 2 3 4, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और हर प्रोटीन का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये होता है आपका H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो दो आपके H2A होते हैं, दैट इज बिहाइंड दिस। ये आपको एक ऑक्टेमर स्ट्रक्चर दिख रहा है, 4 यहाँ पर है, 4 इसके पीछे हैं। पीछे इन द सेंस बोर्ड हटा के नहीं दिखेंगे। क्लियर, तो इसके पीछे 4 है, तो ये आपको दिख रहा है H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर, दिस इज अ कंप्लीट हिस्टोन ऑक्टेमर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर बोल रहे हैं। क्लियर, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर डीएनए कॉइलिंग करता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर डीएनए कॉइलिंग करता है और यहाँ पर एक नॉट लग जाती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज H1 प्रोटीन। और यहाँ पर जो नॉट लगाने में मदद कर रहा है वो H1 प्रोटीन है। भाई आपने किसी चीज को एक बॉल के ऊपर लपेटा, एक रस्सी को, और जब उस रस्सी को बॉल के ऊपर लपेटा तो वहां पर एक चीज उसको रोकने के लिए भी चाहिए, उस रस्सी को। तो यहाँ पर जो रोक रहा है दैट इज H1 प्रोटीन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि जब डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेजिंग की तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया वो न्यूक्लियोसोम आया। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। जब आपको न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बची नहीं है और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये चल रहा है इसका डीएनए का मॉलिक्यूल। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर न्यूक्लियोसोम बन रखे हैं। जो भी स्ट्रक्चर आपने देखा वो न्यूक्लियोसोम थे। क्लियर, तो क्या देखने के लिए मिलता है कि जब डीएनए, मैंने कहा ये इसमें क्या क्या चीज है? इसमें 2 चीज है। इसमें 2 चीज है, क्या क्या? एक तो डीएनए है प्लस हिस्टोन है। क्या क्या इसमें? डीएनए और हिस्टोन है, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही है? न्यूक्लियोसोम बना रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज अ क्रोमेटिन थ्रेड। थ्रेड ना बोल के आप फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम में कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद क्या बना? क्रोमेटिन फाइबर। तो जब आप बेसिक सेल को देखते हैं, जब आप एक सेल को देखेंगे जो डिवाइड नहीं कर रहा है, बेसिक है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेगा, डार्क कलर रीजन। और वो डार्क कलर रीजन किससे भरा होगा? क्रोमेटिन फाइबर्स से भरा होगा, क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर्स का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर, सिर्फ आपको एक डार्क कलर का रीजन वहां पर दिखेगा। बट अगर ये सेल
एक डिवाइड होने वाली कंडीशन में आने वाला है। किसमें आने वाला है? डिवाइड होने वाली कंडीशन में। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड का और ज्यादा कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो कंडेंसेशन हो रहा है और फिर जाके स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर हम एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। और ये किससे बना है? फाइनली इस स्ट्रक्चर के कंडेंसेशन से आपको यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग, किसने? वॉल्टर फ्लेमिंग ने, कौन से साइंटिस्ट ने? वॉल्टर फ्लेमिंग ने लगभग 1882 में, दैट इज 1882 में, किसके? सैलामेंडर, एक एम्फीबियन होता है सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर के लार्वे में, सैलामेंडर के लार्वे में कुछ कलर्ड बॉडीज देखी थी और उन कलर्ड बॉडीज का नाम क्रोमोसोम रखा गया। क्यों? क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, और जोम का मतलब होता है बॉडी, दैट इज कलर्ड बॉडी। और उनको वहां पर कुछ डिवीजन जो दिख रहा था वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस हो रहा था, इसलिए उस टाइप के डिवीजन को उन्होंने माइटोसिस नाम दिया था। उस टाइप के डिवीजन को उन्होंने क्या नाम दिया था? माइटोसिस, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन इज नोन एज क्रोमेटिड। और ये दोनों आपस की अगर मैं बात करूं तो दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है। और अगर एक सिंगल की बात करूं तो आप क्रोमेटिड बोल दीजिए। यहाँ पर ये जो आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, जिस दोनों पॉइंट पे ये दोनों अटैच हो रखे हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। और यहीं से अटैचमेंट होता है किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। जब ये सेल डिवाइड करेगा और क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो यहीं से अटैचमेंट होगा किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। तो इस लेक्चर में ये आपको बता दिया मैंने क्या कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने उसको डिस्कवर किया है, कैसे बना होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, और कब देखने के लिए मिलता है? जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है। किसी भी सेल के डिवीजन की स्टेज में ही आप क्रोमोसोम को देख सकते हैं, वरना आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। और उसमें भी जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे और सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं बता रहे हैं। तो मोस्टली आपके लिए पहला लेक्चर था, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर एज मच एज पॉसिबल। जितने भी आपके कलीग्स हैं, चाहे वो सेंट पीटर्स, सेंट मैरीज, कोई सा भी स्कूल है, सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि सबके लिए जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।